हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सो गाइस, ये मेरी वीडियो का थर्ड सेशन है। आई एम ब्रिंगिंग यू एमसीक्यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो हम केमिस्ट्री के सेशन के साथ आगे मूव कर रहे हैं। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस ऑफिशियल वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करिए। ये फर्स्ट स्लाइड कुछ डिटेल्स के रिगार्डिंग है कि 500 एमसीक्यूज हम खत्म करने वाले हैं। तो चलो आइए हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू। द फर्स्ट एमसीक्यू दैट यू आर सीइंग ऑन द बोर्ड इज In addition to hydrogen, the other abundant element present on sun surface is। कह रहा हाइड्रोजन के अलावा सन के सरफेस पे कोई दूसरा एलिमेंट जो सबसे ज्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन के बाद। हाइड्रोजन तो पता है कि फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद अगर सन की सरफेस पे कोई एलिमेंट अबेंडेंट नेचर में है, सबसे ज्यादा मिलता है, वो इसमें से कौन सा है? फर्स्ट वन इज हीलियम, बी ऑप्शन इज नियॉन, सी एर्गॉन एंड डी इज ऑक्सीजन। मैं आपको सन के सरफेस का थोड़ा सा बताता हूं कि सन के सरफेस में एक्चुअली ना 72% हाइड्रोजन होता है। अब ये तो मोस्ट एबंडेंट है, मोस्ट एबंडेंट हो गया, ये सबसे ज्यादा मिलता है। इसके अलावा हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जो सन की सरफेस पे 28% फाइंड आउट होता है। सन की सरफेस पे 28% मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हीलियम, ए पार्ट। ठीक है, परसेंटेज याद रख लो, क्या पता किसी एग्जाम में परसेंटेज ही पूछ ली जाए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बन गया है ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया आपका। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड इट्स एटॉमिक मास इज 12। हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन? कह रहा है एटॉमिक नंबर जो है कार्बन का वो 6 है और एटॉमिक मास दे रखा है 12। तो कह रहा है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में वो कितने होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बच्चे, वो बराबर उसको वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आप कैलकुलेट करोगे, दिस इज एटॉमिक मास। ठीक है, अब आप देख लो एटॉमिक नंबर आपको दे दिया गया है, एटॉमिक नंबर इज 6 है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास कितने आ जाएंगे? अगर आप देखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास 6 है तो मेरे को नंबर ऑफ हाउ मेनी प्रोटॉन्स पूछा गया। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है, अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 आएगा। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ लिया जाता तो आप यहां पर 6 वैल्यू डालते, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते, एटॉमिक मास 12 दिया हुआ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते, वो भी क्या आ जाता? 12 - 6 6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर फाइंड आउट करना हो तो 6 बनेगा, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करना हो उस केस में भी 6 आंसर आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सी वीड्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ। अब देखो, सी वीड्स होते हैं ऐसे अनवांटेड प्लांट्स जो सी के इर्द गिर्द लगे होते हैं। इनको कैल्प्स भी बोलते हैं, कैल्प्स बोलते हैं। अब होता क्या है कि जब हम इसको बर्न करते हैं, और बर्न करने के बाद इसको जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, बर्न करने के बाद जो इसका बर्न एशिज आता है, एशिज से जब हम इवेपोरेशन प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमने ये देखा कि एक एलिमेंट जिसका नाम है आयोडीन, वो काफी ज्यादा रिच अमाउंट में उस एक्सट्रैक्ट में प्रेजेंट था। तो सी वीड्स अगर जो हो गए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स किस चीज के हो सकते हैं? आयोडीन के। अब आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से, आयोडीन हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आयोडीन एक अच्छा एसेंशियल मिनरल है हमारी बॉडी के लिए। तो सी वीड्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 इज ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर एज एन। कह रहा ब्लीचिंग पाउडर ड्रिंकिंग वाटर में यूज होता है इन चारों में से किस ऑप्शन के लिए? मतलब या डिसइंफेक्टेंट यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट के तरीके से यूज होता है, मतलब जो पानी को क्लीन करे, या एंटीबायोटिक के तरीके से यूज होता है, एंटीसेप्टिक के तरीके से यूज होता है, या कोआगुला के तरीके से यूज होता है। अगर मैं डिसइंफेक्टेंट की बात करूं तो ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली 4 to 5 मिलीग्राम जब आप ब्लीचिंग पाउडर लोगे पर लीटर, तो ये एज अ डिसइंफेक्टेंट काम करता है। याद रखना, डिसइंफेक्टेंट काम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए, डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट स्लाइड, आई होप कि आपको ये आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द रस्टिंग ऑफ आयरन। अच्छा, रस्टिंग ऑफ आयरन इनमें से किस वजह से होता है? अगर आप रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला देखोगे, अनबैलेंस इक्वेशन ही लिख देता हूं कि आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस X टाइम्स H2O, ये रस्टिंग ऑफ आयरन का केमिकल रिएक्शन। दिस इज Fe2O3 X टाइम्स H2O। दिस इज द केमिकल इक्वेशन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो रहा है? अब आपके पास दो सेट ऑफ ऑप्शंस है यहाँ पे।
फर्स्ट सेट है जहां पर कुछ बातें बोली गई हैं और उसके अकॉर्डिंग कोई 2 ऑप्शन करेक्ट हैं और आपको जो सेट सेकंड है वहां से आपको आंसर निकालना है। अब देखो, अब रस्टिंग ऑफ आयरन में ऑक्सीजन तो ऐड हो रहा है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा तो क्या ये ऑक्सीडेशन हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, तो ऑक्सीडेशन तो ये है। ऑक्सीडेशन के साथ साथ क्या ये CO2 से रिएक्शन कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो रिडक्शन तो नहीं है, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन तो लूज नहीं हुआ, गेन हुआ, तो ऑक्सीडेशन तो है। रिडक्शन सही ऑप्शन नहीं है। ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, CO2 से रिएक्ट नहीं कर रहा, तो ये वाला ऑप्शन ए और ये वाला ऑप्शन सी सही है। तो ए और सी जहां भी है वो आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी देख लो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हैवी मेटल पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय। अब हैवी मेटल बच्चों कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो वाटर में बहुत ही जो वाटर में अगर एक बड़ी माइन्यूट सी क्वांटिटी में हो तो चलते हैं, पर अगर बहुत ज़्यादा एक मैक्सिमम अमाउंट में थोड़ा एक जो अमाउंट है उससे अगर थोड़े एक्सीड कर जाएं तो ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज कर सकते हैं। तो हैवी मेटल पॉल्यूशन कॉज होता है उससे। अब मैं आपको इन चारों ऑप्शन में से हैवी मेटल किस में होते हैं वो भी बताऊंगा और वो पॉल्यूशन कैसे कॉज करते हैं वो भी बताता हूँ। अब जो हैवी मेटल्स होते हैं, अब आप अगर पेंट्स की बात करो या वुड बर्निंग की बात करो, एसिड प्लांट्स की बात करो या डोमेस्टिक सीवेज की बात करो, हैवी मेटल पॉल्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है पेंट्स की वजह से। अब हैवी मेटल वो होते हैं ऐसे मेटल जो एटलीस्ट किसी नॉर्मल मेटल से 5 गुना थोड़े ज़्यादा हैवियर हो। अगर पेंट्स की बात करो, पेंट्स में आप देखोगे कि ऐसे हैवियर मेटल्स होते हैं, इसीलिए हैवी मेटल पॉल्यूशन जो है वो पेंट्स की वजह से सबसे ज़्यादा कॉज होता है, क्योंकि पेंट्स में हैवी मेटल, ऐसे मेटल जो नॉर्मल मेटल से 5 गुना ज़्यादा हैवियर हैं, ऐसे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा पेंट्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सबस्टेंस which does not expand on going from liquid state to solid state is। कह रहा है इसमें से कौन सा सबस्टेंस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट अगर आप कन्वर्ट करोगे तो बिल्कुल भी एक्सपेंशन शो नहीं करेगा, मतलब कभी भी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता है। अगर आप वाटर की बात करो ये सॉलिड बन सकता है आइस की फॉर्म में। कास्ट आयरन की बात करो ये लिक्विडिफाई हो सकता है जब इसको मोल्डिंग का प्रोसेस होता है तब। एल्यूमिनियम भी लिक्विफाई हो सकता है थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शन में। टाइप मेटल एक अलॉय है जो लेड का अलॉय है, लेड, एंटीमनी और कॉपर इनका अलॉय है। और टाइप मेटल अगर आप बात करोगे तो टाइप मेटल एक इकलौता ऐसा मेटल है यहाँ पे, या इकलौता ऑप्शन है जो एक्सपेंशन शो नहीं करता है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो। ना ये लिक्विड स्टेट से सॉलिड में जाता है ना ही सॉलिड से लिक्विड में जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी टाइप मेटल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मैक्सिमम आयरन ओर इज फाउंड। कहता है इन चारों ऑप्शन में से आयरन का ओर सबसे ज्यादा किस फॉर्म में पाया जाता है। अब आयरन का ओर सबसे ज्यादा पाया जाता है मैग्नेटाइट में, अगर आप याद रखो मैग्नेटाइट में पाया जाता है। मैग्नेटाइट का जनरल फॉर्मूला अगर आप देखोगे दैट इज Fe3O4। इट इज अप्रोक्सीमेटली 78.4% इसमें आयरन होता है। ठीक है, 78.4% आयरन होता है। इसके बाद हेमेटाइट और है जिसकी परसेंटेज 69.4 है, इट इज Fe2O3। सिडराइट है Fe2S, ठीक है, पायराइट है Fe2 एंड सिडराइट और इज FeCO3। तो अगर आप इसमें देखोगे सबसे ज्यादा परसेंटेज मैग्नेटाइट में होता है और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला है Fe3O4। तो ऑप्शन नंबर सी Fe3O4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मार्क कर लो। आधे बच्चों को पहले से आता होगा, जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड के नहीं है वो नोट डाउन करना, ये वैल्यूज जो भी लिखवा रहा हूं। ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर इन ड्रिंकिंग वाटर इज। कह रहा है एक ड्रिंकिंग वाटर में अगर आप कॉपर की बात करो तो कॉपर की एक परमिसिबल अमाउंट है, एक परमिसिबल अमाउंट है कॉपर की ड्रिंकिंग वाटर में। कह रहा है वो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो परमिसिबल अमाउंट है जो एक ड्रिंकिंग वाटर में पॉसिबली होना चाहिए। अब कॉपर की एक मतलब अगर आप वाटर कंटेमिनेशन पढ़ो तो उसमें ये बोलते हैं कि अगर कॉपर 1 ग्राम या 1.3 ग्राम तक हो, मतलब 1 या 1.3 मिलीग्राम तक हो पर लीटर में, तो इतना परमिसिबल है, इतना कॉपर हमारी बॉडी एक्यूमुलेट करके हमारी बॉडी यूजेज कर सकती है और इसको हमारी बॉडी को कोई ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ ऑप्शंस देखो तो यहाँ पर अगर मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से दिया गया है तो 1 to 1.3 है, उसके क्लोज अप्रोक्सीमेटी में तो हमें ऑप्शन नंबर 1 सी जो है 1 मिलीग्राम पर लीटर क्लियर आउट मिल गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कहता द नोबल गैस यूज्ड इन रेडियोथेरेपी इज। रेडियोथेरेपी एक टाइप की कीमोथेरेपी जैसी ही होती है
जो कैंसर ट्रीटमेंट के काम आती है। कैंसर ट्रीटमेंट में ये क्या करती है, जो ट्यूमर्स है उनके साइज को श्रिंक कर देती है या कैंसर सेल्स को ये खत्म कर देती है, मार देती है। तो रेडियोथेरेपी में एक नोबल गैस यूज होता है, याद रख लो, रेडॉन वर्ड से रेडियोथेरेपी होता है। तो रेडॉन एक नोबल गैस है जो रेडियोथेरेपी में काम आता है। ऑप्शन नंबर सी। पहले 10 क्वेश्चन हमारे तो बिना देखे ही हो गए, बहुत कम, बहुत आसान। आई होप कि आगे थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चन हो तो हमें भी मजा आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजन विच इज वाइटल फॉर लाइफ इज ए प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कम्स फ्रॉम। कह रहा ऑक्सीजन जो एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल लाइफ फॉर्म्स के लिए, सेल डिवीजन के लिए, सेल साइकिल के लिए जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कह रहा ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के लिए अवेलेबल होता है प्लांट्स को, वो किस जरिए की वजह से होता है। ए पार्ट है कार्बोनेट्स फ्रॉम सॉइल, बी पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सी पार्ट है वाटर, या डी पार्ट है ऑक्साइड्स ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। अब अगर आप फोटोसिंथेसिस की एक बेसिक रिएक्शन पढ़ो तो उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो नेचुरली हमें मिलता है, अब हमें चाहिए होता है वहां से हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो वाटर फुलफिल करता है। अब वाटर जो है वो ब्रेक डाउन होता है, H2O जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है H2 और O2 में, और वही आगे जाके स्टार्च और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में अगर आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर ढूंढोगे तो 11th वाले पार्ट का आंसर आएगा सी, वाटर। वाटर की वजह से मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन हमें अवेलेबल होता है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आंसर है 11th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बेकेलाइट इज अ कोपॉलीमर ऑफ फिनोल एंड, अब देखो ये तो डायरेक्ट ही है। बेकेलाइट जो है न्यूयॉर्क में 1906 में सबसे पहली बार डिस्कवर किया या इन्वेंट किया बोल लो। ठीक है, फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क में ये इन्वेंट हुआ, और इसको इन्वेंट करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था लियो बैकलैंड। 1906 में इन्होंने न्यूयॉर्क में इसको इन्वेंट किया। इन्होंने देखा कि अगर मैं फिनोल को, एक केमिकल होता है जिसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, फिनोल को एक केमिकल होता है जिसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, वो कह रहे हैं कि अगर हम फॉर्मल्डिहाइड इसके साथ मिक्स करें तो ये एक ऐसा मटेरियल बन जाता है जो इंसुलेशन के काम आता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को प्रिवेंट करता है। तो ये मटेरियल आगे जाके बहुत ज़्यादा, ये जो पॉलीमर है आगे जाके बहुत ज़्यादा यूजेज में है। तो बेकेलाइट बनता है फिनोल के साथ फॉर्मल्डिहाइड के एडिशन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मल्डिहाइड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। 13th क्वेश्चन बोलता है कि ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय। कहता है कि वाटर और अल्कोहल के मिक्सचर को, अगर मान लो एक मिक्सचर है आपके पास जिसमें वाटर है और साथ में अल्कोहल है, ठीक है, और साथ में क्या है, अल्कोहल है। अगर वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर आपके पास मिक्स हो जाए तो इनमें से किस मेथड की वजह से आप उसको प्यूरिफाई कर पाओगे। अब मैं बताता हूं कि वाटर और अल्कोहल को प्यूरिफाई करने के पीछे ना एक साइंस लगती है नॉर्मल, वो बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग है। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखोगे 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो अगर इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स को अगर आप चेक करो तो इनके बीच में ना बहुत ज़्यादा गैप है। इट इज़ अबाउट 22 डिग्री सेल्सियस, जो एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर के बराबर होता है। तो करते क्या है कि इसको ना हीट करते हैं सॉल्यूशन को, और आगे जाके इसको हीट करेंगे, लगा लो 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो जो अल्कोहल है वो सारा का सारा बॉईल होके इवेपोरेट हो जाएगा और वाटर नीचे रह जाएगा, और इसको आगे जाके कंडेंसर से जोड़ा जाता है। एक यहाँ पर डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है कंडेंसर। ठीक है, तो कंडेंसर से जोड़ा जाता है। वो क्या करता है कि जो इसके वेपर्स बनेंगे अल्कोहल के, उसको कंडेंस करके वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पर मेरे पास अल्कोहल जो है, प्योर अल्कोहल मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। इस टेक्निक का नाम है बच्चों डिस्टिलेशन। अगर बॉइलिंग पॉइंट्स का गैप कम हो तो एक और टेक्निक होती है, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का गैप ज्यादा है तो यहां पर जो ऑप्शन बनेगा दैट इज डिस्टिलेशन, ऑप्शन नंबर डी। 13th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। हार्डेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज, कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, बेसिक बता रहा हूं, कोल चारकोल को छोड़ के। फर्स्ट वन इज डायमंड, सेकेंड वन इज ग्रेफाइट, एंड थर्ड वन इज फलरीन। अब इनमें सबसे हार्डेस्ट अगर आप देखोगे तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो बनेगा ए, डायमंड। ठीक है, हार्डेस्ट। टेट्राहेड्रल शेप है, एक कार्बन का एटम 4 कार्बन के एटम से जुड़ा होता है, बॉन्ड एंगल 0 होने की वजह से ये हार्डेस्ट नेचर शो करता है। ठीक है बच्चों, तो 15th क्वेश्चन पे आ जाओ। अब पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर था डायमंड। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल हैज द लोएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वोलेटाइल मैटर, कह रहा है इनमें से किसके पास लोएस्ट कंटेंट है वोलेटाइल मैटर का। वोलेटाइल मैटर वो मैटर होता है जिसके वेपर्स बन सकते हैं, नॉन वोलेटाइल वो होता है जिसके वेपर्स नहीं बन सकते, मतलब हीट करेंगे फॉर एग्जांपल नमक को अगर हम हीट करें तो नमक के वेपर्स नहीं बनते, इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। बट अगर आप अल्कोहल को हीट करो, पेट्रोल को हीट करो तो उसके वेपर्स नॉर्मली बन जाते हैं, तो वो वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं। तो कह रहा है कि इसमें से किसके पास सबसे कम प्रोपोर्शन में वोलेटाइल सब्सटेंस है, सबसे कम प्रोपोर्शन में वोलेटाइल सब्सटेंस, एक बात याद रखना, volatile substance is inversely proportional to content of carbon, जितना कार्बन का कंटेंट ज्यादा उतना वोलेटाइल प्रोपोर्शन कम, है ना, इनवर्सली रिलेशन है, याद रखना। अब जितना ज्यादा प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होगा उतना कम उसमें वोलेटाइल मैटर होगा, तो सबसे ज्यादा प्योर फॉर्म इसमें है एंथ्रासाइट, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी एंथ्रासाइट। ठीक है, याद रखोगे, ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16। एक्वा रिजिया इज अ 1:3 मिक्सचर वॉल्यूम ऑफ। अब अगर आपने कल का वीडियो पढ़ा हो तो गोल्ड के बारे में एक सवाल था, मुझे याद है, तो उसमें एक्वा रिजिया का बात मैंने आपको बताया था। एक्वा रिजिया बेसिकली 3:1 में दो एसिड्स का कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर होता है। तो यहां पर देखो 1:3 है, तो ये जो है ये तो कंसंट्रेटेड HNO3 होना चाहिए, ठीक है, और ये जो 3 वाला है ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl होना चाहिए। तो देख लो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहां पर देख लो कौन सा ऑप्शन होगा, पहले हाइड्रोक्लोरिक है, नाइट्रिक है, सल्फ्यूरिक है, नहीं गलत, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द नेक्स्ट हायर होमोलॉगस C6H14 इज, कह रहा है इसके बड़ा वाला एक होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज बच्चों ऐसी सीरीज होती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, जिसमें जो नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन है वो वेरी करते हैं CH2 ग्रुप से। मतलब अगर कोई आपके पास कोई ग्रुप दिया हुआ है और आपको बोला जाए कि अगला होमोलॉगस मेंबर फाइंड आउट करो, तो जो भी है उसमें CH2 आप प्लस करो तो आपके पास अगला आएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर C6H14 दे रखा है आपको, अगर आप इसको हीट करते हो, अगर C614 को अगर आप देखते हो तो C614 जो है CH2 डाल के बन जाएगा C7H16, ठीक है, C7H16 ये आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी C7H16 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हेप्टेन बोलते हैं इसको या सेप्टेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, एक सीरीज याद रखो, फॉन्सिल्स, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मेंबर है फ्लोरीन, उसके बाद मतलब सल्फर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बाद वाले इलेक्ट्रॉन्स, बाद वाले जो कुछ इसके बाद एलिमेंट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते होंगे, कम होते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप फाइंड आउट करने जाओ, इट इज अप्रोक्सीमेटली अप टू 3.98 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी, ठीक है। सोडियम मेटल है, क्लोरीन और ऑक्सीजन, वो फॉन्सिल्स के में फ्लोरीन के बाद है, तो फ्लोरीन आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, इस रूल को पोलैरिटी रूल भी बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19। द नेम ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस, कह रहा है इन चारों में से कौन सी नॉन रिएक्टिव गैस है। एक थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी सुनो। हमारे हवा में नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन होता है 78%, ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 21% और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली 0.3% के आसपास। परसेंटेज देख लेना सही तरीके से, ठीक है। तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21, CO2 0.3%। अब इसमें से जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ये हम डायरेक्टली यूज करते हैं। ऑक्सीजन तो हम नेचुरली इनहेल करते हैं तो रिएक्शन तो शो कर रहा है। CO2 फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन होती है उसमें प्लांट्स यूज करते हैं CO2 को स्टार्च को कन्वर्ट करने के लिए, स्टार्च फॉर्मेशन के लिए। तो CO2 और ऑक्सीजन तो डायरेक्ट यूज हो सकता है। तो यहाँ पर ना ही आपका आंसर CO2 है ना ही ऑक्सीजन, बचा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एक रिएक्टिव गैस है। अब नाइट्रोजन की स्टोरी ऐसी कि नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में 78% होता है, पर इट इज नॉन रिएक्टिव इन नेचर। इसको रिएक्टिव नेचर में कन्वर्ट कौन करता है? अगर आपने छोटी क्लास 8th की एनसीईआरटी में एक चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसको अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें क्या है कि एक टॉपिक है जिसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं,
वो रूट्स पे होते हैं प्लांट्स के, तो वो रूट्स पे क्या करते हैं, जो नॉन रिएक्टिव नेचर ऑफ नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करते हैं रिएक्टिव नेचर में, उसके बाद वो नाइट्रोजन यूज में आता है। ऐसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो नॉन रिएक्टिव गैस होती है नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द enormous amount of energy released in an explosion of an atom bomb is due to, कह रहा है एटम बॉम्ब जब एक्सप्लोड होता है उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, कहता है वो क्या क्यों होता है। अब एटम बॉम्ब जो है वो न्यूक्लियर फिशन के प्रोसीजर से काम करता है। फिशन का मतलब है कि एक बड़ा एटम जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट होगा और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर फिशन का तरीका है। समझ आ रही बात, एटॉमिक बॉम्ब्स का जो तरीका है वो न्यूक्लियर फिशन का तरीका है। यूरेनियम एटम यूज होता है इसमें, ठीक है, हीलियम एटम यूज होता है, तो न्यूक्लियर फिशन का तरीका। अब न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है कि जो इसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं वो ही कन्वर्ट होते हैं एनर्जी में। तो न्यूट्रॉन का कुछ ना कुछ तो मास रहेगा, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही दे दिया है, मैं देख लिया था कि मास को एनर्जी में कन्वर्जन लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सामने जब मैं रीड कर रहा था पहला ऑप्शन ही मैंने वो पढ़ लिया, सामने पता चल गया कि यही आंसर है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको सामने पता लग जाता है कि क्या आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21, द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट इन विटामिन B12 वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, कह रहा है इन 4 टेस्ट में से किस टेस्ट ने सबसे पहली बार कोबाल्ट की प्रेजेंस बताई थी विटामिन B12 में। ठीक है, अब कोबाल्ट जो है, अब देखो एक टेस्ट होता है, मैं बताता हूं, जिसमें क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का एक परसेंटेज और एक प्रेजेंस पता चल जाती है। दिस टेस्ट या दिस मेथड ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि आप एनालाइज कर सकते हो कि ये जो एलिमेंट है इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है, या प्रेजेंट है तो कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उस ब्रांच को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। तो कोबाल्ट की विटामिन B12 में प्रेजेंस सबसे पहली बार स्पेक्ट्रोस्कोपी की वजह से देखी गई थी। ठीक है, 21st क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू इथाइल एल्कोहल इज, कह रहा है इसमें से कौन सा एंजाइम, इन्वर्टेज, माल्टेज, जाइमेस और डायस्टेज, जो ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। अब ग्लूकोज अगर आपको पता हो तो ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ शुगर, है ना, ये किस में कन्वर्ट करता है, एल्कोहल में। क्या ये रिएक्शन कहीं देखी है, क्या प्रोसेस है ये, कौन से प्रोसेस को बोलते हैं, ये कौन सी कन्वर्जन है जिसमें शुगर एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं फर्मेंटेशन। अगर आपको याद हो तो फर्मेंटेशन वाइन्स में होती है, और फर्मेंटेशन की वजह से, फर्मेंटेशन के हेल्प के लिए ईस्ट नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है जो फर्मेंटेशन करता है। अब ईस्ट जो है इसके अंदर इन चारों में से एक एंजाइम है जिसकी वजह से वो ये फर्मेंटेशन कर पा रहा है। इस एंजाइम का नाम है बच्चों जाइमेस, याद रखना ऑप्शन नंबर सी जाइमेस। जाइमेस की वजह से ही फर्मेंटेशन टेक्निक्स जो है वो आगे सक्सेसफुल होती हैं। जाइमेस एंजाइम इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर फर्मेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मसल फैटीग इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ, रेस्पिरेशन में एक टॉपिक है क्लास 10th में, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन तो नॉर्मली रेस्पिरेशन हो गई इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एनारोबिक के 2 सिनेरियोस थे, एनारोबिक के 2 सिनेरियोस थे। एक था एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब होता है इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब जब आप बहुत ज़्यादा रनिंग करोगे, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करोगे, तो उस केस में क्या होता है कि हमारी एनर्जी ड्रेनिंग थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनर्जी प्रोडक्शन या ऑक्सीजन गैदर करने के हिसाब से। तो रेस्पिरेशन जो हम कर रहे होते हैं उस अमाउंट में वो सफिशेंट नहीं होता कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बॉडी की पूरी कर दे। तो उस टाइम पे बॉडी में जैसे लोअर लिम्स के नीचे जो भी है हमारा, अगर आप लेग वाला पार्ट देखोगे, नी से नीचे वाला पार्ट देखोगे, वहां पर ना एक लैक्टिक एसिड नाम का एक केमिकल एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से इलास्टिक फैटीग, जिसकी वजह से मसल फैटीग हो सकती है, क्रैम्प्स आ सकते हैं। आप देखोगे स्पोर्ट्स पर्सन को क्रैम्प्स आते हैं, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। लैक्टिक एसिड कैसे बनता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। जब बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, ऑक्सीजन तो मिल रहा है पर कम मिल रहा है, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एस्बेस्टोस इज फॉर्म्ड ऑफ, कह रहा है एस्बेस्टोस इसमें से किस
चीज़ों से बनता है। एस्बेस्टोस में बहुत तरीके के मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम, तो बहुत सारे मेटल्स, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो इनमें से देखो कौन कौन सा है, कैल्शियम तो है, मैग्नीशियम पहला तो है, कैल्शियम मैग्नीशियम, कॉपर तो नहीं है इसमें, जिंक मैग्नीज भी नहीं है, लेड आयरन है, लेड नहीं है, कैल्शियम है, जिंक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए यही होते हैं एस्बेस्टोस में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वाटर साइकिल रेफर्स टू, वाटर साइकिल का मतलब होता है बच्चों कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लैंड टू ओशन एंड ओशन टू लैंड। अब मूवमेंट ऑफ वाटर, अब अर्थ के नीचे ग्राउंड वाटर की मूवमेंट या वेपर्स की मूवमेंट या रेनफॉल का आने का प्रोसीजर, तो वो सारा का सारा वाटर साइकिल में कैलकुलेट होता है। तो वाटर साइकिल बेसिकली मूवमेंट है, कांस्टेंट मूवमेंट है वाटर की। ठीक है, तो ऑप्शन देखो क्या है, एन इंटीग्रेटेड अटेम्प्ट टू रिसाइकल वाटर इन रिलेटिवली अरिड रीजन्स, नहीं, कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ओशन टू लैंड एंड बैक टू ओशन वंस अगेन, ये है। तो ऑप्शन नंबर बी, एक सेकंड सी भी पढ़ लो, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ वाटर इन एरियाज एक्सेसिवली प्लेग्ड विद वाटर लॉगिंग, नहीं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ड्राई एरियाज, बस ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि मैंने बताया वाटर साइकिल कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ओशन टू लैंड या लैंड टू ओशन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे बच्चों। आयोडीन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू इज यूज्ड टू एस्टिमेट। अब आयोडीन वैल्यू क्या होती है, आयोडीन वैल्यू बेसिकली आयोडीन का कंटेंट होता है कि हमें जब आयोडीन के कंटेंट के हिसाब से जब हम देख रहे हो कि एक पर लीटर में या पर 100 ग्राम्स में कितना आयोडीन कंटेंट है, तो आयोडीन की वैल्यू एस्टिमेट लगाती है। अब सवाल पूछा है कि आयोडीन वैल्यू इज यूज्ड टू एस्टिमेट, मतलब आयोडीन की वैल्यू क्या चीज एस्टिमेट करने के काम आती है। फर्स्ट ऑप्शन इज हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स ऑफ ऑयल, सेकंड ऑप्शन इज एल्कलाई कंटेंट इन ऑयल, थर्ड ऑप्शन इज अनसैचुरेशन इन ऑयल, फोर्थ ऑप्शन इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स इन ऑयल। अब ऑयल में अगर आप देखोगे तो आयोडीन का वैल्यू क्या चीज बताने में काम आता है। आयोडीन वैल्यू बेसिकली ना मास ऑफ आयोडीन कंज्यूम्ड है, कि कितना मास ऑफ आयोडीन कंज्यूम हुआ किसी चीज को बनने में। ठीक है, तो आयोडीन का वैल्यू बेसिकली ना फैट्स और ऑयल्स, अगर आप देखोगे ना इनके हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स जो OH वाले ग्रुप्स होते हैं, इसकी एस्टिमेशन करने में काम आता है। तो आयोडीन वैल्यू का जो ये आंसर है बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एलिमेंट दैट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज इन कंपोजिशन ऑफ द अर्थ। कह रहा है एलिमेंट बताओ जिसकी अर्थ की कंपोजिशन में सबसे ज्यादा हाई परसेंटेज है। अब देखो अर्थ की कंपोजिशन में सबसे ज्यादा एलिमेंट जो मिलता है वो मिलता है ऑक्सीजन, दैट इज 46%। ठीक है, ऑक्सीजन मिलता है 46%। उसके बाद जो एलिमेंट मिलता है सबसे ज्यादा अर्थ में जो सिलिकॉन के रूप में मिलता है, सिलिकेट्स मिलते हैं, ओशन के नीचे भी होते हैं, दिस इज अबाउट 28%। तो सबसे ज्यादा जो मिलता है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन मेटल सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो 46% के हिसाब से। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द केमिकल नेम ऑफ लॉफिंग गैस इज। अब लॉफिंग गैस का फॉर्मूला होता है पुत्र N2O। अब जिसको इसका केमिकल नेम पता है उसको आंसर आता है। N2O इज लॉफिंग गैस। इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड अगर आप ऑप्शन देखोगे ऑप्शन नंबर डी मिलेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हैं, आपको पता ही है 30 क्वेश्चंस की स्प्रिंट चल रही है ये। विदाउट वेस्टिंग टाइम, हीटिंग ऑफ एन ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज। अच्छा, ओर मतलब होता है, अब देखो 3 डेफिनेशंस बता रहा हूं, ओर, मिनरल और गैंग। ठीक है, और मिनरल और गैंग। गैंग को आधे बंदे गंगूबाई बोलते हैं, पर आपने नहीं बोलना है, गैंग होता है। ठीक है, और का मतलब क्या होता है? और मतलब होता है जब आप अर्थ की क्रस्ट से कोई भी आप सबस्टांसेस या मिनरल्स निकालते हो, जिसको आप प्यूरिफाई करके आप एक एसेंशियल, एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी शो करने वाला मिनरल उससे अगर फिल्ट्रेट करो तो उसको बोलते हैं ओर। तो ओर इज बेसिकली मिनरल प्लस गैंग। गैंग का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा वेस्टेज निकलती है, वेस्ट मटेरियल निकलता है। जैसे गोल्ड देखा होगा आपने, गोल्ड जब निकलता है तो उसके साथ बहुत सारी मिट्टी होती है, तो मिट्टी गैंग है और मिनरल गोल्ड है, और उन दोनों को कंबाइन करके ओर बोलते हैं। कह रहा है कि ओर की प्यूरिफिकेशन के लिए, कह रहा है हीटिंग अगर मैं करूं किसी ओर को मेल्टिंग पॉइंट से कम, एब्सेंस ऑफ एयर में, मतलब हवा ना दूं, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं?
कह रहा है ओर को प्रिपरेशन करके दो मेथड होते हैं, एक होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एक होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ एयर पूछा है, एयर नहीं है तो जलेगा नहीं, तो मतलब ऑक्सीजन नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो दिस रिएक्शन इज नोन एज कैल्सिनेशन। ठीक है बच्चों, कैल्सिनेशन ऑप्शन नंबर बी मार्क करो। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, वेरी लास्ट क्वेश्चन। इन सिल्वर पेंट्स द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इज, कह रहा है जो सिल्वरी पेंट्स बनाते हैं, जो सिल्वर कलर के पेंट्स बनते हैं, उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसकी वजह से वो सिल्वर पेंट बनता है, वो कौन सा है? वो बच्चों एल्यूमिनियम है, क्योंकि एल्यूमिनियम एक शाइनी अपीयरेंस देता है सिल्वर को। सिल्वर तो यूज नहीं ना कर सकते, कॉस्टली होता है, उसके कंपैरिजन में एल्यूमिनियम शाइनी अपीयरेंस देता है, सिल्वर कलर प्रॉपर देता है और काफी लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, इसलिए एल्यूमिनियम पाउडर यूज करते हैं। तो सिल्वरी पेंट्स के लिए ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम पाउडर यूज किया जाता है। So guys, these are the 30 questions that are most important for any government exams, जो मुझे लगता था। तो ये 30 क्वेश्चंस की स्प्रिंट आज की हमारी थर्ड वीडियो यहाँ सम अप हो रही है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई हो। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।